ये बताओ, क्वेश्चंस लिख लिए? ये वाला क्वेश्चन लिख यस लिया? जी सर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया, तो अब हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं कुछ। अच्छा, मैं प्रॉपर्टीज आपको अलग तरीके से लिखाऊंगा, बुक में अलग तरीके से दी हैं। मैं आपको इनटू की और प्लस माइनस की एक साथ लिखाऊंगा, है ना? कैसे लिखाऊंगा वो देखो। प्रॉपर्टीज, यहाँ पे दो पार्ट करो अपनी कॉपी पे। एक तरफ लिखो आप योग। अच्छा, जो योग में होगा वही व्यकलन में होगा। व्यकलन मतलब समझते हो, माइनस वाला। ठीक है, योग। और एक तरफ लिखो आप गुणन। आई बात समझ में? यहाँ पे हम यस यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सभी योग की होंगी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सभी गुणन की होंगी। ठीक। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप ऐसे तुलना करके याद करोगे ना, तो आपको याद जल्दी रहेगी, और आपको ये बात याद रहेगी कि ये वाली प्रॉपर्टी योग में होती है और ये वाली प्रॉपर्टी गुणन में होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम ऐसे कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है, वो आती है ए प्लस बी परिभाषित होगा। परिभाषित, इस बात का मतलब समझ रहे हो? परिभाषित होगा क्यों लिखा है मैंने? मतलब है ए प्लस बी पॉसिबल होगा। हम ए प्लस बी का मतलब ए और बी को जोड़ पाएंगे। कब जोड़ पाएंगे? जब ऑर्डर ऑफ ए बराबर होगा ऑर्डर ऑफ बी के। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब है यस ऑर्डर, क्रम। एक ऑर्डर, क्रम। प्लस और माइनस तभी संभव होता है जब उनके ऑर्डर बराबर हों। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। हाँ, ये तो हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई है आपकी योग में। अब बात करते हैं गुणन में। पहली प्रॉपर्टी क्या है? गुणन में पहली प्रॉपर्टी है ए बी परिभाषित होगा। परिभाषित होगा, ए बी परिभाषित होगा यदि ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? यस सर, पल्ले पड़ी। क्या पड़ी ये बताओ। जितनी रो होगी उतने ही कॉलम होने चाहिए ए में। देखो, नहीं, जैसा है वैसा ही पढ़ो। क्योंकि ये क्या होता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कौन से नियम का? अभी आगे आपका एक नियम आएगा, क्रम विनिमय नियम। ठीक। तो वो उसका जो पालन करते हैं उनमें तो हम उल्टा सीधा कर सकते हैं, लेकिन उस नियम का जो पालन नहीं करते हैं उन्हें हम उल्टा सीधा नहीं कर सकते। अगर ए बी लिख रहा हूं मैं, तो आपको ए वाले को पहले देखना है, बी वाले को बाद में। मतलब ए बी का मान और बी ए का मान अलग अलग हो सकता है, बराबर नहीं होगा। समझ रहे हो? ऐसा भी पॉसिबल है बराबर ना हो। ये नहीं का साइन लगाया मैंने। इस बात को याद रखना, ठीक है? सभी लोग से बोल रहा हूं मैं। जी सर। सभी लोग को बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर। जी सर। ऐसा होना जरूरी नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है लगा रहा हूं मैं, होगा ये नहीं लगा रहा। तो ए बी को कैसे पढ़ेंगे कि ए में स्तंभों की संख्या। एक मैट्रिक्स बनाओ, जैसे हमने अभी पीछे जो गुणन किए उनमें देखो, ए में जितने स्तंभों की संख्या होगी उतनी क्या बी में पंक्तियों की संख्या होगी। इस वजह से उनका गुणन पॉसिबल हुआ है, वरना गुणन नहीं होता। आपने क्वेश्चंस किए हैं, उन्हें देखो। यस सर। यस सर। ए में जितने स्तंभों की संख्या होगी उतनी ही बी में पंक्तियों की संख्या होगी। है कि नहीं है? है। सभी में है। अगर कोई ऐसा नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है।
अरे ये बताओ, सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर सबको आ रही है? आ रही है सर समझ में। अच्छा, बाकी के लोग बोलते क्यों नहीं है भाई? सर जब बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे? बराबर नहीं होगा तो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगी आपकी, वही बोल रहा हूं मैं। अगर ये स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या, पूरी बात देखो, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर नहीं होगी तो उनका गुणन संभव नहीं होगा। वहां पे लिखेंगे कि गुणन संभव नहीं है, आंसर भी यही होगा। लेकिन इस बात को याद रखना, ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। अब एक बात मेरी एक और सुन लो। कौन सी बात सुननी है आपको? सुनो ध्यान से। आपके बोर्ड में आपके बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या ना हो। सब में आपका गुणन पॉसिबल होगा, आपकी बोर्ड की बुक में। समझ गए? सब समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। तो Yes, बोर्ड में आंख बंद करके आप गुणा कर दें। वो बोले गुणन करो, गुणन कर दो। ठीक, वो बोले गुणन करो, गुणन कर दो। ये आपके लिए क्या है? ये मैंने बताया है, जो आपके इतना आपको ये चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपका 12th की एनसीईआरटी में भी दिया है, और आपका जो जेई वगैरह होता है उनमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ही क्वेश्चंस को टफ बनाती हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ही स्टूडेंट्स भूलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको लिखा रहा हूँ ये। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आपको बुक में चिंता नहीं करनी है, बुक में आपके में सब में होगा। ठीक है, सब में गुणन होगा। अब हम लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अच्छा मैं ट्रेस बता दिया, ट्रेस? नहीं। अच्छा, तो पहले एक बार नीचे ट्रेस बता देता हूँ, ट्रेस क्या होती है ना, फिर मैं प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। देखो, किसी मैट्रिक्स की ट्रेस, देखो मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है? ये ट्रेस, या ट्रेस की हिंदी मुझे याद नहीं आ रही है, बुक में शायद है नहीं अभी जो मैं देख रहा हूँ। ट्रेस मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे क्या होती है ट्रेस। ठीक है, वो चीज उस चीज की बात हो तो बस समझ जाना ट्रेस है। जो आपके ये होते हैं ना, A11, A22, A33, ये वाले अवयव होते हैं ना आपके। तो यस सर। आप जैसे ये ए मैट्रिक्स है, तो आपसे पूछा जाए ट्रेस ऑफ ए बताओ, या तो टीआर लिख देगा या पूरा लिख देगा, ट्रेस ऑफ ए। अगर कोष्टक में बंद कर देते हैं तो बोलते हैं ट्रेस ऑफ, मतलब ए की ट्रेस। तो क्या होगा? A11 प्लस A22 प्लस A33। मतलब क्या हुआ? आपके जो विकर्ण पे जो भी अवयव होते हैं उनका जोड़ ट्रेस कहलाता है अवयव का। यस समझ सर। में आई बात? सबको समझ में आ गई? जी सर। कोई भी ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आई हो? और इस समझ। मैट्रिक्स की ट्रेस है, इसमें लिख लो आप, विकर्ण के अवयवों के योग को ट्रेस कहते हैं। लिख दो, लिखना बहुत जरूरी है। के विकर्ण के अवयवों के योग को ट्रेस, हाँ ट्रेस मतलब आव्यूह की ट्रेस। क्या लिखो? आव्यूह की ट्रेस कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है? यस सर। आई या नहीं आई? आई। देखो, मुझे पता है, अच्छे से मुझे पता है कि आपको जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने लगूंगा आपके दिमाग से ये सभी बातें उड़ जाएंगी, और जो याद रखेगा वो मेरे पढ़ाए हुए से ही जेई का पेपर कराएगा और उसमें रैंक ले आएगा। मैं बता रहा हूँ, जो याद रख लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता उसमें। ठीक, और बाकी जो भूलता जाएगा उसका क्या होगा, वो बोर्ड में भी मुझे गाली देगा जाके, पता नहीं साले ने क्या पढ़ाया था। ऐसे समझ रहे हो? तो याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने तो बता दिया आपको ट्रेस क्या होती है। जैसे कोई अवयव है ए, तो इसके जो विकर्ण पे अवयव होते हैं उनके योग को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स की ट्रेस। ठीक है,
अरे ठीक बोलो भाई, सर। ठीक। सब समझ में आई बात? जी सर। अच्छा ठीक है, अब हम दूसरी बताते हैं, ट्रेस का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टीज में सर बताते हैं। अगर जैसे उसने ट्रेस बी पूछ लिया तो? क्या? ट्रेस बी। तो बी का कुछ देगा ना, तो बी के जो अवयव होंगे, बी के विकर्ण पे जो अवयव हो ना उनका जोड़ कर देना। यस सर। अरे सिंपल सी बात है, आव्यूह की बात कर रहा हूँ, ए और बी से कोई मतलब नहीं है, आव्यूह की बात कर रहा हूँ, कोई भी आव्यूह हो, ठीक है, तो उसके विकर्ण पे। अब आपको ए वन वन का मतलब क्या है समझ रहे हो? एक क्वेश्चन लेके और बता दो, नहीं कंफ्यूजन बैठ जाए आपके दिमाग में कि ए वन वन को जोड़ते रहो कि ये तो जुड़ ही नहीं रहा था। ठीक है, तो एक ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आपका 1i वैल्यू, यहाँ 2i, यहाँ 3i, इसकी ट्रेस क्या होगी फटाफट से बताओ? 6। सर। 6। ठीक है, समझ गए? यस सर। लिख लेना एग्जाम्पल, जी ट्रेस सर। ऑफ ट्रेस 600, अच्छे से लिख लेना इसमें, है ना? आपकी प्रॉपर्टीज में ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये ट्रेस की प्रॉपर्टीज है, आपके बोर्ड में कभी नहीं आएगी, ट्रेस ऑफ बी क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी बराबर ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। मतलब क्या हुआ, मतलब जो कोष्टक में एक में था पूरे, इसका मतलब था कि ए प्लस बी जो, तो एक आव्यूह है ए, एक आव्यूह है बी, इनका जोड़ करने पे जो आव्यूह आई वो है इसका मतलब, उसकी ट्रेस। ठीक, उसकी ट्रेस किसके बराबर होगी, ए की ट्रेस प्लस बी की ट्रेस, वो इसके बराबर होगी, ये बात है। अब ये प्रॉपर्टी क्यों बता रहा हूँ, देखो, जब आप सिंपल बोर्ड में कर रहे होगे तो 3 घंटे होते हैं, आप कहोगे हाँ ये तो निकाल के कर देंगे, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होते हो 2 मिनट होती हैं, उसमें से 1 मिनट में सोचना होता है आपको, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी पता होगी तो आप आधा मिनट में क्वेश्चन करके घर पे मतलब क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाओगे घर पे, तो क्यों आओगे? ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए बी मतलब गुणन में क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए, समझ में आई बात? इसमें अलग अलग नहीं होते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी बराबर होता है ट्रेस ऑफ बी ए, जी। इसका मतलब क्या है? और एक और चीज याद रखना, ए व बी वर्ग आव्यूह हैं, आव्यूह हैं। देखो, जो पहली वाली प्रॉपर्टी है ये सबको याद रखनी है दोनों की, ठीक है, गुणन की भी और प्लस माइनस की भी, प्लस माइनस लगा दिया मैंने, ठीक, प्लस माइनस की भी और गुणन की भी, पहली प्रॉपर्टी सबको याद रखनी है, मैं बोल रहा हूँ कि याद रखनी है, ठीक। ट्रेस की बात हो, ट्रेस याद रखनी है, मैं बोल रहा हूँ, इसकी आपकी चॉइस है, ये प्रॉपर्टी याद रखो या ना रखो, आपकी चॉइस, ठीक, ठीक है। यस सर। सर। मैंने बता दिया, अब आपकी चॉइस है इसे याद रखना ना रखना। अब अगली, अब क्रम विनिमय, अब बताओ क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी आगे लिखाऊं या फिर टाइम हो गया? लिखा दो सर। अरे सब बोलो, नहीं कोई मुझे गालियां दे रहा हो मनी मन में लिखा कि दो। ऐसे, अरे सब बोलो यार, लिखा दो बोल। सर। लिखाओ। मतलब ऐसे ही तो नहीं बोल रहे, मैंने पूछ लिया इसलिए नहीं, सबकी इच्छा है, इच्छा हो तभी बताऊं मैं आगे। नहीं यस सर, सर। 12 बजे तक पढ़ाऊंगा। क्या? लिखाओ। 12 बजे तक पढ़ा दो। लिखा दो सर, प्रॉपर्टी लिखा दो। लिखाओ सर, अच्छा लिखाओ। ठीक है, ठीक है, तो एक अब आता है आपकी तीसरी प्रॉपर्टी, आपकी आती है वो है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब मैंने बोला था कुछ में लिख सकते हैं, जैसे अगर ए प्लस बी है तो उसे जैसे आपको क्या दिया गया रहेगा, ए दी गई रहेगी और एक बी दी गई रहेगी, ठीक है, एक ए दिया होगा, बी दिया होगा, आपको जोड़ना है, ठीक, तो आप चाहे ए को बी में जोड़ दो, चाहे ए प्लस बी कर दो, चाहे बी प्लस ए कर दो, आपका सेम आंसर आएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है, 4 और 2 को जोड़ो चाहे 2 और 4 को जोड़ो आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, यस सर। ये आपकी बात सही है, लेकिन अभी हम दो संख्याओं की नहीं मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी मैट्रिक्स जोड़ेंगे, ठीक है, यस सर। ये बात समझो, पूरी मैट्रिक्स जोड़ेंगे हम,
तो मैट्रिक्स में जैसे होता तो गुणा में भी ऐसा है, चाहे 4 गुणा 2 कर दो चाहे 2 गुणा 4 कर दो, सेम आता है ना। यस सर। चाहे 4 गुणा 2 कर दो चाहे 2 गुणा 4, ठीक है। यस लेकिन सर। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, ए इंटू बी अलग आएगा, बी इंटू ए अलग आएगा, ठीक है। यस सर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा अलग ही आए, कभी सेम भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सेम ही आएगा। इस वजह से ये प्रॉपर्टी लिखाई गई है, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, लिख लेना आप, साफ साफ लिख लेना है ना, ये थोड़ा गंदा हो गया, आप लिख लेना साफ, ठीक है। और गुणन की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए बी इक्वल नॉट टू इज इक्वल बी ए, आवश्यक नहीं है, लिख दिया मैंने, आवश्यक नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं लिखा मैंने आवश्यक नहीं है, यहाँ पे लिखा है आवश्यक नहीं है, ये सदैव होगा, सदैव। लेकिन ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए हम इस पर डिपेंड ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसे हम कभी देखेंगे ही नहीं, जब भी गुणन की बात होगी हम अलग अलग निकाल के ही देखेंगे। अगर वो हमसे ए बी का गुणा करवाएगा तो ए को हम पहले रखेंगे, बी को हम बाद में रखेंगे और गुणन करेंगे। अगर वो हमसे बी ए निकलवाएगा तो बी को हम पहले रखेंगे और ए को बाद में रखेंगे और गुणन करेंगे, ठीक है। इसमें गुणन में हमें हमेशा ऐसे ही चलना है। लेकिन ए प्लस बी में हम चाहे बी को पहले रख देना आप लोग, चाहे ए को पहले रख देना, ठीक है, सेम ही आएगा। और इस नियम को कहते हैं, ये पूरा नियम है ना आपका, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, दोनों में घुस जाओ, यहाँ से यहाँ तक का नियम है। इस नियम को बोलते हैं क्रम विनिमय। क्या नाम दिया मैंने, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका साहचर्य नियम, ये है लास्ट आपका। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये बी प्लस सी मैंने कोष्टक में बंद किया है, ठीक है। तो साहचर्य नियम क्या कहता है कि ए प्लस बी को आप कोष्टक में डाल दो और सी को अलग कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस सर। हाँ, तो साहचर्य नियम कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसे देखो, इनके अगर आपको प्रूफ देखने हो तो आप क्या करना, छोटी छोटी आव्यूह लेना, जैसे 2 2 2 की ले ली, 1 1 1 की ले ली, 3 3 3, है ना, 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे लिख के, और आप दोनों पक्षों को करके देख लेना, ठीक है। तो दोनों पक्ष अगर आपके बराबर आ जाए तो मेरी बात सही है, पक्ष बराबर नहीं आए तो मेरी बात गलत है, ठीक है। तो जैसे Yes, sir. किसी को प्रूफ देखना हो तो आपको सिंपली प्रूफ देख लोगे, एक ए लेना, ए कुछ ले लेना 1 2 3 4, बी ले लेना 2 3 4 5 और सी ले लेना, आसान आसान लेना जिससे आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो। सी कुछ ले लेना 0 1 2 जो भी लेना हो, और फिर ऐसे रख देना, ऐसे के ऐसे, इसमें ऐसे के ऐसे ही, ठीक है, और उन्हें फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है, आपका बराबर ही आएगा वो। और अब आपका अगला, इसमें साहचर्य नियम क्या कहता है, इसमें साहचर्य नियम कहता है कि हम आपका पालन करेंगे, ए को बाहर निकालो, बी सी। क्या किया मैंने, पहले ए बी कोष्टक में थे, सी बाहर था, मतलब पहले हम ए बी को सॉल्व करते फिर उसे सी से गुणा करते, मतलब भी समझो चीजों का। हम ए बी, दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, हम ए बी का गुणा करते उसके बाद हम सी में उसका गुणा करते हैं, यहाँ पे हम पहले बी सी का गुणा करेंगे फिर ए का बी सी में गुणा करेंगे। आप बी सी का ए में मत कर देना, नहीं तो आपका गलत आ सकता है। बी सी को आपस में करना, बी और सी का, उसके बाद ए का बी सी में करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर। यहाँ लिख देता हूं मैं, ए का बी सी में करना, ठीक। ये बातें एक बार जैसे ही मैं क्लास खत्म करूं आप दोहरा लेना अपने मन में, जिससे आप भूलो नहीं, है ना, नहीं भूल जाओगे ये बातें, ठीक। जी ये हो गया। और एक जो होता है आपका वो होता है बंटन नियम, वो इसके नीचे ले लेता हूँ, पांचवा, वो दोनों में सेम होता है, ठीक, दोनों के लिए सेम होता है गुणा, और उसके लिए क्या नाम होता है उसका, बंटन। ये वैसे प्रोबेबिलिटी में होता है, बंटनता बोलते हैं इसे। क्या होता है इसमें, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। क्या किया मैंने, ये जो बाहर था, अब कहोगे कि सर ऐसा तो हम जाने कब से करते आ रहे हैं, बी प्लस सी अंदर है,
क्योंकि ये मैट्रिक्स है इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें भी कोई नया नहीं है, इसमें ऐसे ही होगा, ये बंटन नियम है। ए का बी से गुणा किया, फिर प्लस लगाया ए का सी से। हाँ ध्यान रखना यहाँ सी ए मत कर देना, ए सी रहेगा। सी ए कर दिया तो गलत हो जाएगा, जैसे आपने ऐसे कर दिया सी ए, गलत। आपने ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया ए सी, गलत। आपने ऐसे कर दिया बी ए प्लस सी ए, ये भी गलत। केवल ये वाला सही है, ये पूरा लिखना आप यहाँ तक, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे, है ना। एक और Yes, ले sir. लेता हूँ बंटन नियम में, ए प्लस बी इंटू सी। अच्छा इसका कोई बताएगा मुझे, कोई बताओ। यस A सर, ए सी AC AC और BC। यस प्लस BC CB BC अच्छा एक एक करके बोलो, सबसे पहले एक बोलो, क्या बोल रहे हो। BC अच्छा अगला वाला कोई और कुछ और बोलना चाह रहा है वो बोलो। यही है सर। सबका यही है, यस सर। हाँ सही है, यही सही है, ठीक है, मतलब आप समझ गए। तो ये मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज लिखा दी हैं प्लस और गुणन की। प्लस माइनस मैंने एक तरफ लिया है और गुणन मैंने एक तरफ लिया है, और सारी प्रॉपर्टी लिखा दी। सभी लिख ली हैं आप लोगों ने, यस सर। सबने लिख ली। जी सर। बाकी मैं बोर्ड तो भेज ही रहा हूँ, अपने नोट्स पे जरूर लिख लेना। नोट्स पे नहीं लिखोगे तो बोर्ड में आप ऐसे बोर्ड पे ये लिखा है ना, तो कुछ दिन बाद देखोगे तो बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपने हाथ से नोट्स पे लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी सर। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, बाकी मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। होमवर्क में आपसे क्या क्या हो जाएगा इस एक्सरसाइज में, है ना। मुझे लग रहा है आप पूरी एक्सरसाइज कर दोगे 3.2, देखता हूँ।